गाइस ये कहानी हमारा मेन कैरेक्टर अकीटो का है। एक दिन उसे अचानक पता लगता है कि उसके अंदर एक वाटर ड्रैगन मौजूद है और वो कोई दूसरे वर्ल्ड पे पैदा हुआ था और उस वर्ल्ड पे काफी सारे अलग अलग मॉन्स्टर भी राज करते थे। लेकिन उस वर्ल्ड पे वापस लौटने के बाद उसके साथ क्या होता है आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होता है एक छोटा सा आइलैंड को दिखाकर। उस आइलैंड पे काफी साल पहले एक फायर ड्रैगन ने अटैक कर दिया था। इसके वजह से पूरे आइलैंड पे तबाही मच गया था। लेकिन जिस लड़के को लेकर ये पूरा कहानी है उसके पापा इस पूरे आइलैंड का रखवाला था जिसका नाम है सेंसेई यानागी। वो जब उस फायर ड्रैगन को खत्म करने के लिए आते हैं तब वो देखते हैं उसका दोनों स्टूडेंट पहले ही उस फायर ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रहा है। वो लोग काफी घायल भी हो गए थे। मास्टर उन दोनों को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। इस तरह मास्टर का तीसरा स्टूडेंट उसका बेटे को लेकर इस पूरा आइलैंड से भाग रहा था। इस आइलैंड का मेयर सभी को रेस्क्यू करने के लिए एक बोट का बंदोबस्त किए थे और सभी को चिल्लाकर उस बोट पे बैठने के लिए बोलता है। इस पहले तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन बाद में इसमें बहुत ही मजा आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझना। मेयर साहब के पास वो दोनों बच्चे आते हैं। मेयर साहब बोलते हैं जाओ जाओ बोट पे बैठो, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। इधर यानागी सेंसेई उस ड्रैगन से बोलता है तो चलो अभी वक्त आ चुका है तुम्हें खत्म करने की। और तभी उस आइलैंड का वोल्केनो जोर से ब्लास्ट होता है। मास्टर का वो दोनों स्टूडेंट एक दूसरे आइलैंड से ये पूरा तबाही अपने आंखों से ही देख रहा था। पूरा आइलैंड जल के राख हो रहा था और ये सभी बोट से जाते जाते देख रहा था। मास्टर का बेटा ये चीज देख के तो काफी शौक होता है। तभी वहाँ का पूरा सीन चेंज होकर हमें एक शहर को दिखाया जाता है। वो छोटा बच्चा जिसका नाम था अकीटो वो अभी बड़ा हो चुका है। वो अपने कमरे में एक लेटर पढ़ते पढ़ते सो जाता है। एक अजीब चीज है कि उसका सपने में हर समय वो पानी में ही रहता था। जो भी हो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि भीड़ से भरा ये दुनिया में उसको ये चीज ही बहुत ही पसंद आता था। लेकिन तभी वो देखते उसका हाथ को कोई पकड़ लेता है और उसका नींद टक से खुल जाता है। वो सोचता है ये क्या हुआ। इसके बाद ही हमें जापान के एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट किया जा रहा था। इसके बाद ही हम अकीटो को देखते हैं जो कि अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी पीछे से उसका मैडम बुलाती है। उसका मैडम उसे ग्रेजुएट होने के लिए बधाई देती है। इसके बाद से हम जानते हैं अकीटो का फादर का कुछ साल पहले ही डेथ हो गया था और अभी उसका फादर का एक फ्रेंड उसका गार्जियन है और उसी का लेटर सुबह अकीटो के पास आया था। रास्ते में अकीटो बोलता है मेरा अकेलापन का वजह बस मैं ही हूँ। तभी हम सामने एक कूल बंदे को देखते हैं जो बियर पीते पीते सभी का अटेंशन ग्रैब कर रहा था। गाइस ये लड़का पहले का वही बड़ा बच्चा था जिसका नाम था जिंगी सैन। वो अकीटो को देखते ही बोलता है हेलो ब्रदर कैसे हो, तुम अकीटो हो ना। इससे अकीटो साफ साफ मना कर देता है और बोलता है नहीं मैं अकीटो नहीं हूँ। जिंगी फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो उसे बोलता है तो चलो एक चीज से ही पता लग जाएगा कि तुम अकीटो हो कि नहीं। फिर तभी जिंगी उसे पानी में गिरा देता है। पानी में गिरती और डूब रहा था और वो सोच रहा था यही मेरा जीवन का आखिरी पल है। फिर तभी अकीटो का पावर्स एक्टिवेट होता है। इससे उसका बचपन का याद आता है कैसे उसका पावर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका पावर से पानी में एक टॉर्नेडो जैसा क्रिएट होता है। तभी जिंगी अपने पावर से उसको काबू में लाता है और उसे बोलता है मुझे पहले से पता था तुम अकीटो ही हो तो अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और ये बोल के जिंगी उसे एक बैग में बंद कर लेता है। अकीटो का आंखें खुलती हो देखता है वो एक बोट पे समुद्र के बीच पे है। जिंगी बोलते हो तुम उठ गए, तुम ग्रेजुएट हो गए हो, ये लो बियर पी लो। अकीटो कहता है मेरा बियर पीने का भी एज नहीं हुआ है, तुम क्या बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं। जिंगी बोलता है तुम्हारा पहले का घर जहाँ से तुम बिलोंग करते हो द अकाया आइलैंड। अकीटो ये सब सुन के काफी शौक होता है और बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता। जिंगी बोलता है तुमने शायद से वो लेटर पूरा नहीं पढ़ा था। मैं तुम्हारे डैड का थर्ड स्टूडेंट हूँ, तुम मुझे भाई भी बुला सकते हो क्योंकि तुम्हारे पापा यानी कि मेरा मास्टर मेरा भी पापा के समान ही था। बात करते करते अकीटो देखते समुद्र के बीच से ट्रेन जा रहा था और ये देख के अकीटो काफी शौक होता है। बोट का कैप्टन बोलता है ये सीधा अकाया आइलैंड से कनेक्ट हुआ है। इसके बाद हम उस आइलैंड पे आ जाते हैं। वहाँ जाते ही दो आदमी दूर से उन दोनों को पुकारते हैं। पास में जाती वो लड़की बोलता है अरे अकीटो तुम कितने बड़े हो गए हो। अकीटो बोलता है मैंने आपको ठीक पहचाना नहीं। वो लड़की बोलता है मेरा नाम मोमोको है, बचपन में तुम जिस घर पे रहा करते थे मैं उसका लैंडलॉर्ड हूँ, पहले हम एक फैमिली जैसा ही रहा करते थे। उस साइड का आदमी बोलते हैं मेरा नाम है इनो सांजी, मैं इस आइलैंड का मेयर हूँ और तुम्हारा पापा का फ्रेंड। इसके बाद ये लोग गाड़ी से घर में आ जाते हैं। घर में आते ही अकीटो अपने पापा का एक तस्वीर को देखता है। अकीटो बोलता है क्या सच में मैं इस आदमी का लड़का हूँ। तभी मोमो को बोलता है हाँ तुम्हारे पापा एक अमेजिंग ले मास्टर थे जिसने अकाया आइलैंड का हार्मोनी को भी प्रोटेक्ट किया है। ये सभी बात सुन के अकीटो को कुछ समझ नहीं आता है। पास से जिंगी बोलता है एक ऐसा आदमी जिसके पास सुपर पावर्स था और मैं ही उसका थर्ड स्टूडेंट हूँ। इनो बोलता है तुम्हारे पापा का जो पहला और दूसरा स्टूडेंट था वो लोग जिंगी से भी पावरफुल थे। अकीटो बोलते ये सब तो ठीक है लेकिन मेरा मदर कौन है। वो लोग बोलते ये चीज अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हारे पापा जब घर आए थे वो तुम्हें ले आए थे लेकिन कोई भी ओमेन का आइडेंटिटी नहीं दिखाया गया है। अकीटो बोलता है इसका मतलब मेरा मॉम अननोन है। इनो बोलता है मुझे माफ कर देना, इतने सालों से मैं तुम्हें बाहर रख दिया। अकीटो बोलते है तो फिर मुझे अभी क्यों बुलाया हो। इनो बोलते है क्योंकि ये तुम्हारे फादर का लास्ट विश था। ये सभी चीज को सुनने के बाद अकीटो अपने कमरे में आ जाता है। उसका कमरे का विंडो को खुलने के बाद ही उसके अंदर एक अजीब सा क्रिएचर
आ जाता है। फिर तभी जिंगी पीछे से बोलते इस चीज का नाम है मिकामा। वैसे तो ये पूरा का पूरा हार्मलेस होता है, तुम्हारा तो कोई अपना भी नहीं है, लेकिन तुम मुझे खुद का बड़ा भाई सोच सकते हो और कोई भी टाइप का हेल्प चाहे तो मुझे बताना। ये सभी चीज से अकीटो इमोशनल हो जाता है और अपने बचपन के बातें को याद करता है। बचपन में सभी लोग मुझे बहुत ही बुरी तरीके से बुली करते थे, मुझे अनाथ वगैरह बुलाया करते थे। तब से मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करता हूँ और तभी कभी कभार मेरा पानी से वो पावर्स भी एक्टिवेट हो जाता था। अकीटो अपने मन से सभी बातें बोल रहा था, लेकिन जिंगी तो ये सब बात को इग्नोर करते हुए अपने काम करता है। ये देख के अकीटो काफी गुस्सा होता है, डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ही वो एक और मिकामा को देखता है, वो सीधा पानी में जाता है और एक अजीब सा रिएक्शन करता है और वो एक खतरनाक सा मॉन्स्टर बन जाता है जो अकीटो पे पॉइंट कर रहा था। फिर तभी अचानक जिंगी आके उसको बचा लेता है। अकीटो बोलता है तुमने तो कहा था ये मिकामा हार्मलेस होता है। जिंगी बोलता है मैंने कब कहा कि सारे एक जैसे होता है, ये चीज उससे अलग है, इसका नाम है आरा मिकीमा जो कि हानि भी पहुंचा सकते हैं। अकीटो बोलते हैं तो अभी हम क्या करेंगे? जिंगी बोलते हैं तुम बस देखते जाओ, मैं मेरा पूल सेटिंग टेक्निक को यूज करूंगा। जिंगी बोलता है हेवन, अर्थ और ह्यूमन। उसके बाद उसका पूरा शरीर ग्लो करने लगा है और हाथ में भी एक ग्लो हो रहा था। तभी जिंगी एक जोरदार से पंच करके उसके माथे को डैमेज कर देता है। ये देखिए अकीटो तो काफी शॉक हो जाता है। फिर अकीटो देखता है मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट हो गया था। जिंगी देखते उसके पेट में तो पानी था, इसीलिए वो अकीटो को उसके पेट के अंदर फेंक देता है। पानी के पास आते ही अकीटो का पावर एक्टिवेट हो जाता है। उसका पेट में टॉर्नेडो जैसा क्रिएट होकर उसका पेट फूल जाता है और तभी वो ब्लास्ट होकर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। जिंगी बोलता है तुम्हें तुम्हारा पावर्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा और ये चीज तुम्हें मैं अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। उसका माथे पे हाथ रख के बोलता है तुम बस मुझे अच्छे से फॉलो करना। हाथ रखने से अकीटो को एक बचपन का याद आता है। बचपन में मेरा एक ब्रदर हुआ करता था जो हर समय मेरे साथ ही घूमता था। वो आरा मिकीमा डिकम्पोज होके छोटे छोटे मिकीमा बन जाता है। जिंग बोलता है मैं तुमको ट्रेन करूंगा, तुम मुझे आज से मास्टर बुला सकते हो। लेकिन वो सभी बात को भूल कर चलो घर चलते हैं। लेकिन अकीटो भी उसका पुराना बदला उससे ले लेता है। वो एक ही लाश से उसको पानी में गिरा देता है। फिर सीन चेंज होकर हम दो शख्स को देखते हैं जिसमें से एक पेपर बर्ड को गौर से देख रहा था। उसका स्टूडेंट बोलते है तुम्हें कुछ हो गया है क्या मास्टर? इससे वो बोलते नहीं कुछ नहीं, बस एक खोया हुआ चीज वापस आ गया है। इधर हम देखते हैं वो दोनों फिर से वापस घर आ चुके हैं और वो आज का सारे बात को मोमोको को बोल देता है। मोमोको बोलती है तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना? अकीटो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गाइस इस तरफ हम एक शख्स को देखते हैं जो जमीन पे एक गोली चलाता है और उसी के पास में एक लड़की के साथ कुछ बातें भी करता है। इसके बाद ही हमें सुबह का सीन को दिखाया जाता है। जिंगी बोलता है कल रात बियर थोड़ा सा ज्यादा ही पी लिया था, लेकिन वो देखता है बाहर अकीटो तो मेडिटेशन कर रहा था। जिंगी उसे बोलता है तुम तो सुबह से ही मेहनत कर रहे हो। अकीटो बोलते है तुमने तो ये सब करने के लिए कहा था, क्या मैं सच में ऐसा करने से मेरा पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ? जिंगी बोलता है हाँ कर तो सकते हो, लेकिन तुम्हें और भी फोकस करना पड़ेगा, अपने खुद का ले एनर्जी को फील करो। अकीटो ये सुन के तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, ये ले एनर्जी वाला क्या है? जिंगी बोलते है मैं क्या तुमको बताया नहीं? इसके बाद जिंगी बोलता है ये ले एनर्जी एक टाइप का सोर्स ऑफ पावर है जो आकाया आइलैंड का नीचे से ही बहता है और मेरे जैसा ले मास्टर इसी का यूज करता है। तुम्हारा स्किल अभी किसी भी पावर के साथ लिंक नहीं है, तो तुम अगर उसको ले एनर्जी के साथ जोड़ दोगे तो फिर तुम तुम्हारे पावर्स पे कंट्रोल कर पाओगे। कल रात ही मैं तुमको एक ट्रिक सिखाया था, वो मुझे अभी के अभी करके दिखाओ। इसके बाद अकीटो उस ट्रिक को यूज करता है। उसके पावर की मदद से एक छोटा बबल बन गया था जो तभी के तभी उसके सामने ही फूट जाता है। जिंगी बोलता है तुम अगर इस छोटे चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तुम आगे जाके क्या करोगे? अकीटो बोलते है मैं तो अभी ये सीख रहा हूँ। जिंगी बोलता है सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, इसको करके भी ट्राई करना पड़ेगा। इसके बाद जिंगी खुद इस ट्रिक को यूज करता है। इसका मदद से एक बड़ा सा बबल बनाता है और इसको खुद जैसा डिजाइन भी कर सकते हैं। अकीटो कहता है मुझे ऐसा भी नहीं करना है, मुझे बस मेरे पावर पे कंट्रोल करना सीखना है। जिंगी बोलते हैं हाँ ये तो तुम ट्रेनिंग करके ही सीख पाओगे। तभी वहाँ से जिंगी बियर पीने चला जाता है। अकीटो भी सोच लेता है मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ, लेकिन घर जाते ही वो देखता है जिंगी उदास होकर बाहर आता है क्योंकि उसका फ्रिज का सारे बियर खत्म हो चुका है। इससे जिंगी काफी उदास भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम दो लड़के को देखते हैं, इसमें से एक का नाम है याको और दूसरे का नाम है चतारो। वो बोलते हैं आज हमें कुछ ज्यादा रिक्वेस्ट मिल गया है। इसके बाद चतारो कहता है तुम इतने सारे रिक्वेस्ट क्यों ले रहे हो, मुझे भी तो काम करने की मौका दो। इससे याको कहता है मैं सेंसी का बेस्ट स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं ही सारे रिक्वेस्ट को कंप्लीट करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे जिंगी आ जाता है, वो उन लोगों से वो रिक्वेस्ट को छीन लेता है। इससे याको कहता है हमारा रिक्वेस्ट को रिटर्न करो। इससे जिंगी बोलता है तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना है क्योंकि मैं तुम लोग का काम को आसान कर दिया हूँ। याको कहता है मुझे पता है तुम फिर से गरीब हो गए हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है। जिंगी बोलते तुम गलत हो, मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अकीटो को ट्रेन करने के लिए ये कर रहा हूँ। इससे वो दोनों बोलते हैं भला ये अकीटो कौन है? इससे जिंगी बोलता है तुम लोग मानो या ना मानो द ग्रेट सेंसी ले मास्टर यानागी और उसी का बेटा है अकीटो। वो वापस से हमारा आइलैंड पे लौट आया है उसके पापा के तरह एक बेहतरीन ले मास्टर बनने के लिए। ये सुन के वो दोनों तो काफी शौक होते हैं। अकीटो भी उन दोनों को शर्मा कर हाय बोलता है। जिंगी उन दोनों पे हंसते हुए बोलता है जाओ जाके थर्ड आइलैंड पे साइनिंग का काम करो और हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। ये सुन के वो दोनों अजीब तरीके से बिहेव करता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हम अकीटो और जिंगी को देखते हैं। अकीटो कहता है तुम की उन लोगों के साथ सही किया। जिंगी बोलता है तुम उन लोगों के बारे में मत सोचो, वो लोग तो कैसल का एक आम वर्कर्स है और उन लोगों के पास कोई स्पेशल एक्सपीरियंस भी नहीं है। उन दोनों का सेंसी मास्टर का नाम है हारुनी कुरामा जो कि गाइस आप लोग को पहले इसके बारे में दिखाया गया है। जिंगी उसे बोलता है तुम्हारे पापा उसका भी ले मास्टर थे और हमारा
हमारा अभी काम है जो कैनल के पास मिकामाज है वो सभी को अभी हम प्यूरिफाई कर देंगे, लेकिन इसमें वो सभी अगर करप्टेड हो गए तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तभी वो सभी आरामी की माँ बन जाएंगे और पूरे आइलैंड पे ही तबाही मचा देंगे। तभी बोलते ही बोलते वहाँ पे एक आरामी की माँ अपीयर हो जाता है। ये तो काफी खतरनाक था और पिछले बार से भी बहुत ही बड़ा था। जिंगी तो उसे देखते ही भागने लगता है और उसे बोलता है तुम खुद ही इसको हैंडल कर लो अकीटो। इसके बाद ही हमें इधर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों हारुकी सेंसी के पास आ जाते हैं। वो लोग उसे कंप्लेन करते हैं कि जिंगी हमारा रिक्वेस्ट को छीन लिया है और ये सिर्फ वो अकीटो जैसा नूब के लिए ये कर रहा है। इधर जिंगी तो अकीटो के पीछे पीछे ही भागने लगता है। अकीटो बोलते तुम भाग क्यों रहे हो, मुझे करना क्या है। जिंगी बोलता है तुम्हारा खुद का ट्रेनिंग खुद ही कंप्लीट करो। इधर आरामी की माँ एक ही अटैक से उन लोगों को पानी में फेंक देता है। इधर एक शख्स पानी पे मछली पकड़ रहा था और उसका कांटे से ही उन दोनों इस पानी से ऊपर आता है। इसके बाद जिंगी और अकीटो आग पे उन दोनों का कपड़े को सुखा लेता है और उस आरामी की माँ को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाता है। वो दोनों उस आरामी की माँ को छुप के झोपड़ी से देख रहा था। वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, तुम एक डिकॉय की तरह काम करोगे। लेकिन तभी वो प्लान बनाते बनाते आरामी की माँ उसको देख लेता है और क्या जाने अकीटो को छोड़ के जिंगी पे अटैक करता है। फिर तभी पीछे से अकीटो एक वाटर बकेट को यूज करता है। इससे उस मॉन्स्टर का ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसी चीज का फायदा लूटकर जिंगी अपने टेक्निक को यूज करता है। वो फिर से अपने खुद का पुराना टेक्निक से उस आरामी की माँ मॉन्स्टर को एक ही झटके से खत्म कर देता है। हम देखते हैं उस आरामी की माँ के अंदर बहुत सारे कचरे थे। ये देख के अकीटो बोलता है तुम कल रात बहुत ही ड्रिंक करे थे क्या। इससे जिंगी बोलता है हाँ कल रात मैंने ड्रिंक किया था और मैं मेरे दोस्तों को इसे वाटर मैजिक भी दिखा रहा था और कल रात मेरा थोड़ा ज्यादा नशा भी हो गया था। रास्ते में आते आते मैं मेरे वाटर ह्यूमन को मेरे सारे कचरे का कैन को साफ करने के लिए बोल दिया था और तभी मुझे सड़क पे नींद भी आ गया था। अकीटो कहता है तो फिर ये मॉन्स्टर तो आपके ही बनाया गया है। इससे जिंगी बोलता है क्या। जिंगी तो उस वाटर ह्यूमन के बारे में भूल ही गया था जो फिर से डिकम्पोज होकर उस आरामी की माँ बन गया था। इसके बाद ही आरामी की माँ फिर से रिक्रिएट हो जाता है और अभी वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन चुका है। तभी हम कुरामा सेंसाई को देखते हैं। वो अपने स्पेशल टेक्निक स्पेल कास्ट करके उस आरामी की माँ को डिकम्पोज करके स्पेसिफाई कर देते हैं। इसके बाद ही कुरामा सेंसाई नीचे आके अकीटो को गोद पे उठा लेता है। पास में से जिंगी बोलता है मास्टर आप उसे डरा रहे हो। इससे सेंसाई बोलता है मैं तो उसे पहले जैसा ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अकीटो मैंने तो तुमको बहुत ही छोटा देखा था, अभी तो तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो, तुम क्या मुझे पहचान सकते हो। इससे अकीटो बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सेंसी बोलते है कोई बात नहीं और वो दोनों हाथ मिला लेती है। इसके बाद ही हम उन दोनों को मोमोको के घर में देखते हैं और इधर जिंगी को पनिशमेंट मिला था कि नदी का सारे कचरे को साफ करने का। इधर मोमोको बोलती है शायद जिंगी को आने में लेट होगा तो हम हमारे डिनर को कंप्लीट कर लेते हैं। अकीटो डिनर खाते खाते बोलता है आपने जो स्पेल कास्ट किए थे वो काफी ज्यादा अच्छा था, आपने कैसे करते हो। कुरामा सेंसाई बोलता है ले मास्टर का काम होता है नेचर का बैलेंस को मेंटेन रखना और अगर ये मिकी माउस किसी भी नेगेटिव एनर्जी से वायलेंट होता है तो फिर वो काफी बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और इन लोगों को बैलेंस करके रखना हमारा ले मास्टर का काम होता है। और ये मिका माउस इंसान का दोस्त या दुश्मन कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ इन लोगों को मेंटेन करके स्पेसिफाई करके रखना पड़ता है। इसके बाद ही हम अगले दिन एक सी ट्रेन को देखते हैं। अकीटो तो इस पे चढ़ के बहुत ही खुश हो गया था। वो बोलता है इससे पहले मैं ऐसा ट्रेन कभी भी नहीं देखा है। जिंगी बोलता है तुम बचपन में इस ट्रेन से ही घुमा करते थे और यहाँ पे किसी आइलैंड से दूसरी आइलैंड पे जाने के लिए बोट या फिर ये ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है। वो दोनों अभी एक दूसरे आइलैंड पे जा रहा था और वो पिछले आइलैंड से बहुत ही बड़ा और बिल्डिंग से भरा हुआ था। जिंगी बोलता है ये आइलैंड एक उर्बन टाइप का आइलैंड है और ये हमारा सी ट्रेन एक डीजल ट्रेन है और इसका ट्रैक भी एक ही है और इस ट्रैक को बनाने के लिए भी ले एनर्जी का यूज होता है। इसके बाद ही वो दोनों ट्रेन से उस आइलैंड पे आ जाते हैं। फिर वो लोग एक बड़ा सा बिल्डिंग पे एंटर करते हैं और वहाँ पे वो दोनों इनो सांजी से मीटअप करते हैं। इनो अकीटो को बोलता है तुम इस प्लेस पे पहली बार आए हो तो ये जगह कैसा लग रहा है। अकीटो बोलता है सी ट्रेन तो बहुत ही अच्छा था, उसमें चढ़ के बस मजा ही आ गया। इनो कहते हैं हाँ तुमने तो ये पहली बार राइड किया इसीलिए शायद से तुम्हें बहुत ही मजा आया, लेकिन धीरे धीरे ये भी तुम्हें बहुत ही बोर लगने लगेगा। वैसे तुम इस सुंदर सा आइलैंड पे घूम के देख सकते हो। ये आइलैंड हमारा टूरिस्ट प्लेस से भरा हुआ है, हर साल यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और इस प्लेस को घूमने के लिए तुम्हें जिंगी मदद करेगा। क्यों जिंगी मदद करोगे ना। जिंगी बोलता है वैसे मैं तो घुमा दूंगा लेकिन मेरा बहुत ही काम है। इनोसैन बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारा क्या काम है, तुम अभी बार में जाओगे या फिर बियर पीने जाओगे। इससे जिंगी गुस्सा होकर बोलता है ठीक है मैं उसको घुमा देता हूँ। अकीटो तुम मेरे साथ आओ, मैं इस आइलैंड को तुम्हें पूरा का पूरा घुमा के दिखाऊंगा। इसके बाद ही वो दोनों सुंदर सा आइलैंड को घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर घूमते घूमते जिंगी उसे बोलता है पिछले वाले आइलैंड से ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हें यहाँ पे हर तरीके का खाना मिल जाएगा, हर तरीके का रहने का होटल मिल जाएगा और साथ ही साथ फ्रैंकी स्टाइल पे गाना वगैरह भी होता है। फिर तभी अचानक अकीटो देखता है जिंगी गायब हो गया था। वो उसे काफी ढूंढने के बाद वो देखता है वो एक शॉप पे लड़ाई कर रहा है कुछ चिकन्स का बॉल के लिए। वो दुकानदार उस चिकन्स का डबल प्राइस मांग रहे थे लेकिन तभी अकीटो उसे वहाँ से छुड़ा के लाता है। लेकिन वो दोनों उस दुकान पे जाने के बाद ही उस दुकान पे उस गन शूट करने वाला बंदा आ जाता है और अपने खुद का ऑर्डर भी दे देता है। इधर जिंगी और अकीटो इस आइलैंड के बारे में बात करते करते आगे बढ़ रहा था। वो दोनों देखते हैं एक जोकर बॉल पे स्टंट कर रहा है लेकिन तभी अकीटो का ध्यान भट जाने से जिंगी वहाँ से वापस गायब हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है वो जोकर बॉल से गिर गया था और उस बॉल पे कुछ अजीब टाइप सा रिएक्शन हो रहा है। वो बॉल तो एक आरामिकीमा में डिकम्पोज हो जाता है। अभी अकीटो के साथ तो जिंगी भी नहीं है। अकीटो उस आरामिकीमा के सामने
जाता है और खुद का टेक्निक से उसे डिफीट करने की सोचता है। लेकिन तभी पीछे से वो शख्स आ जाता है और उसे गोलियां के बरसात से उस आरामी कीमा को वहीं पे ही खत्म कर देता है। वो शख्स उसे पूछता है तुम अकीटो हो? अकीटो बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है मेरा 10 साल हो गया मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे भी मिस्टर इनोसांजी ने यहाँ पे लाया था। गाइस यहाँ पे असल में 2 बच्चे पहले जो हारुनी और अकानी के बारे में बात कर रहे थे उसमें हारुनी कुरुमातो सेंसाई है और ये शख्स है वो अकानी। अकानी कहते हैं मैं भी तुम्हारे फादर यागानी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन तुम तो तुम्हारे डैड की तरह एकदम ही नहीं दिखते हो। अकीटो बोलता है हाँ मैं ये बात पहले सुन चुका हूँ। अकीटो कहता है मेरा फादर तो कोई गन यूज नहीं करते थे। इससे अकानी बोलता है ये पिस्तौल कोई मामूली सा पिस्तौल नहीं है, इसका बुलेट्स को मैं खुद से डिजाइन किया हूँ, इसके अंदर मेरा ले एनर्जी का स्पेल पावर है। अकीटो कहता है तुम्हें इस क्रिएचर को मारने की स्टाइल दूसरे ले मास्टर से बहुत ही अलग है और ये मुझे काफी पसंद आया। इसके बाद ये अकानी को एक होटल के सामने देखते हैं। वो अकीटो को होटल पे एंटर करने के लिए भी बोलता है। वहाँ पे अंदर एंटर करते ही देखते कुछ अलग अलग चीजों से भरा हुआ था। अकानी कहता है ये मेरा ही शॉप है, अंदर आ जाओ। अंदर जाते अकीटो देखता है वो तो एक बहुत ही बड़ा बार शॉप था, लेकिन तभी वो देखता है जिंगी तो वहाँ पे पहले से ही काम कर रहा था। अकीटो तो उसे देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो उसे बोलता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंगी बोलता है मैं यहाँ पे कभी कभार अकानी का हेल्प करने चला आता हूँ। अकीटो बोलते है तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया, तुम्हें पता है मैं कितना मुसीबत पे था? जिंगी बोलते इतना शोर मत मचाओ, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देता हूँ। अकानी भी अकीटो को बैठने के लिए बोलता है और अपने लिए एक ड्रिंक्स मंगाते हैं। जिंगी बोलते हैं सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम लोग एक साथ क्या कर रहे हो? अकीटो बोलते हैं मैं एक आरामी कीमा के सामने फंस गया था, टूरिस्ट प्लेस पे एक आरामी कीमा अचानक ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन तभी अकानी मुझे पीछे से बचाया। जिंगी बोलता है क्या टूरिस्ट प्लेस पे आरामी कीमा? अकीटो बोलते हैं हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद अकीटो अकानी से पूछता है तुम्हारा आरामी कीमा को स्पेसिफाई करने की जो टेक्निक है वो हारुकी और जिंगी से बहुत ही अलग है। इससे अकानी ड्रिंक पीते पीते बोलता है सभी ले मास्टर्स का तरीका अलग अलग होता है, ये सभी ले मास्टर आरामी कीमा को प्यूरिफाई करके उन लोगों के खुद के कुछ पार्ट्स के साथ छोड़ देते हैं और इससे वो लोग मिकामा बन जाते हैं, लेकिन मेरा केस में ये नहीं होता है, मैं आरामी कीमा को पूरा का पूरा खत्म कर देता हूँ। इससे अकीटो कहता है लेकिन क्यों? इससे तो तुम उन लोगों को जान से मार देते हो। इससे अकानी कहते हैं इसके पीछे एक मेन वजह है, इस आइलैंड पे हर साल अलग अलग टूरिस्ट आते हैं और उन लोगों को आरामी कीमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये आरामी कीमा लोगों को मार के जान ले लेता है और उन लोगों का सेफ्टी के वजह से मुझे इस आरामी कीमा को जान से मारना पड़ता है। ये चीज अकीटो को एकदम से सही नहीं लग रहा था। अकानी बोलते है बाकी ले मास्टर का काम होता है सिर्फ ले एनर्जी के बारे में सोचना और इसी चक्कर में ये मास्टर हमारे इंसान के बारे में भूल जाते हैं। इससे जिंगी गुस्सा होकर बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा सबका खुद का प्रायोरिटीज होता है। बातें करते करते तभी वहाँ पे एक लड़की कैरेक्टर आ जाता है जिसका नाम था इबारा। आप लोगों ने तो इसे पहले अकानी के साथ देख लिया होगा। इबारा अकानी से बोलता है बॉस नया आरामी कीमा डिटेक्ट हो चुका है। इससे अकीटो अकानी से पूछता है ये क्या नया आरामी कीमा है? इससे अकानी बोलता है हाँ ये अलग तो है, लेकिन इसका सर और बॉडी पार्ट अलग अलग है और इसके मदद से वो किसी भी जगह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तुम यहीं पे ही रह सकते हो, मेरा बार हर समय खुला रहता है, मैं वापस से लौट के तुम्हारे साथ बात को कंप्लीट करूंगा। और ये बोल के अकानी इबारा के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन अकीटो भी जिंगी के साथ घर चलने लगा था। जिंगी अकानी के पावर्स के बारे में अकीटो को कुछ बोल रहा था, लेकिन तभी उसको याद आता है वो एक चीज भूल गया है और इसलिए जिंगी उसे वहाँ पे अकेला ही छोड़ के वहाँ से चला आता है। अकीटो अकेले जाते जाते एक भूकंप जैसा महसूस करता है, वो एकदम से दौड़ के सामने जाते देखता है, एक रेस्क्यू टीम आके सभी को भागने के लिए बोलता है और तभी वहाँ पे एक जायंट आरामी कीमा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसे देख के अकीटो तो काफी शौक होता है और उसके ऊपर अपने ले मैजिक को यूज करता है, लेकिन इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी रेस्क्यू टीम भी आके उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन उस गोलियां को आरामी कीमा चुटकियों से डोमिनेट कर लेता है। तभी जिंगी भी अकीटो के पास आ जाता है। ये आरामी कीमा कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, लेकिन तभी वहाँ पे इबारा और अकानी का एंट्री होता है। अकानी सभी को फायर बंद करने के लिए बोलता है। अकानी उस आरामी कीमा के सामने आता है और अपने एक अनोखा मैजिक पावर को यूज करता है। इसी मैजिक से अकानी का हाथ एक खतरनाक सा क्रिएचर के हाथ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये चीज देखने में काफी शौकीन था। जिंगी बोलता है ये इसका ब्लैक मैजिक है। आरामी कीमा अकानी के ऊपर अटैक करने के साथ ही अकानी उसका सर को दबोच लेता है और उसका सर को चुटकियों में कुचल देता है और साथ ही साथ अकानी उसको एक डेविल की तरह पी जाता है। ये देख के जिंगी और अकानी पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। अकानी बोलता है मुझे इस आइलैंड पे सबसे अच्छा ले मास्टर बनना है। काम खत्म करके वो लोग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन का सुबह होता है और हम फिर से उसी ट्रेन को देखते हैं। जिंगी और अकीटो थर्ड आइलैंड पे हारुनी कुरामा सेंसाई से मिलने जा रहा है। वो लोग थर्ड आइलैंड पे उतरते अकीटो दूर से और एक आइलैंड देखता है और इस आइलैंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद ही उसे समझ आता है कि ये आइलैंड पहले और दूसरे आइलैंड से काफी हरा भरा है। इधर अकीटो देखता है जिंगी थोड़ा सा नींद पे था। असल में जिंगी पिछले रात उस आइलैंड पे बहुत ही पार्टीज वगैरह करा था और इसीलिए वो आज बहुत ही टायर्ड हो गया है। जिंगी बोलता है ये बोतल मेरे को मोमोको ने गिफ्ट किया है क्योंकि मैं उनको बताया कि मैं आज हारुकी सेंसाई से मिलने जा रहा हूँ। अकीटो मन में सोचता है ये कभी नहीं सुधरेगा। जिंगी उसे बोलता है इस आइलैंड पे रिलीजियस फेस्टिवल के अलावा कुछ भी नहीं होता और मैं काफी दिनों के बाद कुरामा सेंसाई के साथ पीऊंगा और इस आइलैंड पे सिर्फ कुरामा सेंसाई और वो दो स्टूपिड बच्चे ही रहते हैं। बोलते न बोलते यहाँ पे याको और चतारो आ जाता है। वो दोनों अकीटो को बोलते हैं तुम्हें थर्ड आइलैंड पे स्वागत है। रास्ते में जाते जाते अकीटो को वो पूछता है तुम क्या अभी यहाँ पे सेटल हो गए हो? अकीटो
बोलता है लगभग मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है और यहाँ का सारे लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, लेकिन मिकामाज और सी ट्रेन मुझे हर समय शॉक कर देते हैं। बात आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग कुरामा सेंसाई के टेम्पल पे आ जाते हैं। वहाँ पे जाके याकीटो एक चीज देखता है और उन दोनों को इस चीज के बारे में पूछता है। इससे वो बोलते पहले 2 आइलैंड पे 2 ड्रैगन्स वास करता था। उस दोनों ड्रैगन में एक है वाटर ड्रैगन और 2 है फायर ड्रैगन। कहा जाता था कि वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो तभी आइलैंड पे बहुत ही भूचाल आया करता था और ये चीज को स्पेसिफाई करने के लिए ये चीज को बनाया गया है ताकि उसे आसानी से स्पेसिफाई करा जाए। इस ड्रैगन की बात को सुनने के बाद ही अकीटो सोच रहा था कि पिछली बार अकानी जब लड़ाई कर रहा था तभी उसको फिनिश करके बोला था मैं ड्रैगन से भी ताकतवर बनूंगा। इधर आगे जेती हम कुरामा सेंसाई को देखते हैं जो अकीटो को आइलैंड के साथ ही साथ उसके टेम्पल पे भी वेलकम बोलता है। कुरामा सेंसाई अकीटो को अपने घर में ले जाता है। इधर ये तीनों भी एक पानी से भरा जगह पे नहाने लगता है और इस गर्मा गर्म पानी का आनंद लेता है। इधर सेंसाई अकीटो को बोलता है तुम्हें अगर ठंड लगे तो तुम एक कैंडी ट्राई कर सकते हो, आजकल ऑरेंज फ्लेवर बहुत ही पॉपुलर चल रहा है। इससे अकीटो उनको थैंक यू बोलता है। कुरामा सेंसाई बोलता है जिंगी ने मुझे बताया तुम्हें मुझसे मिलना है, तो बताओ कुछ गड़बड़ी हो गया है क्या? इससे अकीटो बोलता है मैंने एक ले मास्टर से मिला है जिसका नाम है अकानी। ये सुन के सेंसाई थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इससे अकीटो बोलता है क्या मैं कुछ गलत बोल दिया? सेंसाई बोलता है तुम अकानी से मिले हो? अकीटो बोलता है हाँ, मैंने देखा कि वो तो आरामिकीमा को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। उसके स्टाइल और आपके स्टाइल से बहुत ही अंतर है, उसका ले एनर्जी टेक्निक काफी अलग है और ये मुझे बहुत ही अजीब भी लगा। ये सभी चीज सुन के कुरामा सेंसाई बोलता है तुम ले एनर्जी के बारे में कितना जानते हो? अकीटो बोलता है ये एक टाइप का एनर्जी है जो मेरे इस आइलैंड के नीचे से बहता है और जिंगी सर ने मुझे ये तक ही बताया है। सेंसाई बोलता है तुम्हारे बात तो गलत नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें और भी डिटेल से बताऊंगा। ये देखो ये है हमारा सभी का सभी आइलैंड और हम अभी जो आइलैंड पे है ये है 3rd आइलैंड। सभी के सभी आइलैंड पे ले एनर्जी काम करता है। तुम चाहो तो अपने आंखों को बंद करके इसको फील कर सकते हो। अकीटो आंखें बंद करके देखता है यहाँ पे सारे जगह तो ले एनर्जी काम कर रहा था। धीरे धीरे ये जगह अकीटो को एक हेवन की तरह लग रहा था। अभी सेंसाई उसे जगह देता है और बोलता है बताओ कैसा लगा? इस एनर्जी को फील करके अकीटो का पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। बातें करते करते वहाँ पे एक मिकामा आ जाता है। सेंसाई बोलते हैं ये सिर्फ ले एनर्जी का बबल्स है, वैसे तो ये हार्मलेस होता है, लेकिन ये अगर डार्क वेब के पासों पास आ गया तो फिर ये आरामिकीमा बन जाते हैं जो वाकई में हानि पहुंचाता है और हमारा काम है इसी को प्यूरिफाई करके पहले जैसे लाना। इसके बाद ये अकीटो टेम्पल से बाहर आता है। याको और चतरू उसका इंतजार कर रहा था। वो लोग उसे बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ थोड़ा सा घूम के आओगे? अकीटो मान जाता है, उसके साथ ही चला जाता है। इधर जिंगी नहा धो के आ रहा था तभी कुरामा सेंसाई उसे कुछ बात बोलते हैं। सेंसाई बोलते हैं मैंने सुना है कि अकानी आरामिकीमा को स्पेसिफाई करके उसे ही खा रहा है। ये अगर सच हुआ तो इसका इंजाम बहुत ही बुरा होगा। जिंगी बोलते हैं अकानी चाहता है कि उसके सामने कोई भी सिटीजन नहीं मरे, लेकिन उसका इस हरकत को मैं एकदम से ही सपोर्ट नहीं करता हूँ। इससे सेंसाई बोलते हैं मरना तो हर किसी को है, लेकिन ऐसा जान लेना एकदम से ही गलत बात है। देखो जिंगी मैं तुमको कुछ बात बोल देता हूँ जो अकीटो को बाद में काम आ सकता है। इससे जिंगी बोलते हैं देखो सेंसी मैं कोई उसका मास्टर बनने की लायक नहीं हूँ। सेंसी बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम लोग बचपन से ही एक ही साथ थे और बचपन में तुम उसका एक बार जान भी बचाए थे, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो तुमसे अटैच नहीं है। तुम उसको ट्रेन करने की थोड़ी सी कोशिश तो करो। इस तरफ हम अकीटो को उन दोनों के साथ देखते हैं। वो लोग बोलते तुम क्या सच में मेरे मास्टर के बेटे हो? इसके मतलब तुम्हारे अंदर तो बहुत ही पोटेंशियल पावर्स है। क्या तुम हमारे मास्टर से ट्रेनिंग लेना चाहते हो? इससे हमारे और तुम्हारे बीच गहरी दोस्ती हो जाएगा। दोस्ती की बात सुनते अकीटो बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद ये वो दोनों बोलते हैं चलो हम हमारे बीच में स्ट्रेंथ पावर को थोड़ा सा चेक कर ले। वो दोनों अपने अपने पावर से एक सीट से पेड़ उगा रहा था। उन दोनों के बीच कुछ खास फर्क नहीं था। शायद योका का थोड़ा सा लंबा था और चतारो को थोड़ा सा मोटा था, यानी कि पेड़। फिर भी वो लोग आपस में झगड़ रहे थे कि मेरा अच्छा है और ये बोलता है नहीं मेरा अच्छा है। तभी अकीटो उन दोनों को शांत करके बोलता है तुम लोग ऐसे करते कैसे हो? चतारो बोलता है ये तो बहुत ही आसान है, अपने खुद का आसपास पे ले एनर्जी को फील करो और उसको माटी से खोद के बीच पे एक साथ कॉन्सेंट्रेट करो। अकीटो इस चीज को ट्राई करने से पेड़ तो बहुत ही बड़ा हो चुका है, पूरा अपने ले एनर्जी पे कंट्रोल खो बैठा है। वो लोग चिल्लाते रुक जाओ अकीटो नहीं तो प्लेग्राउंड खराब हो जाएगा। फिर भी ये चीज उससे रुका नहीं जा रहा था। एक पेड़ पे फल खाते खाते जिंगी ये सब देख रहा था। इसके बाद ही मास्टर जिंगी उसके पास आता है। जिंगी बोलते हैं हर समय अपना पोटेंशियल पावर पूरा का पूरा यूज करना बंद करो, तुम्हें खुद पे अंदाजा भी होना चाहिए कि तुम कितना पावर रिलीज करोगे। जिंगी उसके साथ इस चीज को परफॉर्म करता है। फिर वो पेड़ एक टाइम के बाद बड़ा होना बंद हो जाता है। जिंगी बोलते हैं तुम इस बच्चे दोनों के साथ एंजॉय करो, मैं बियर पीने जाता हूँ। हारुकी सेंसी मेरा वेट कर रहे हैं। इधर वो दोनों तो उसका पोटेंशियल पावर देखे तो शॉक हो जाता है। वो बोलते हैं तुम ये पहली बार कर रहे हो, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम प्लीज प्लीज हमारे सेंसाई को ज्वाइन कर लो। इससे अकीटो मना करते हुए बोलता है अभी के लिए मेरा मास्टर सिर्फ जिंगी साहब ही है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें रात को टेम्पल को दिखाया जाता है। जिंगी तो रात में बियर पी के सो गया था और इधर ये दोनों तो ठंड में थोड़ा सा गर्म पानी से बाथ लेते हैं और उन दोनों को अकीटो भी आके ज्वाइन करता है। रात में कुरामा सेंसाई अकीटो के पेड़ के सामने आता है। वो सोचता है भला ये मास्टर का ही बेटे हो, लेकिन ये बहुत ही एबनॉर्मल है, आखिरकार है कौन ये? जिंगी भी बाहर लेट के पूरा दिन के बारे में सोचता है। थोड़ा सा रात आगे बढ़ते हम देखते हैं अकीटो ट्रेनिंग को प्रैक्टिस कर रहा था। जिंगी मास्टर के कहने से अपने खुद का कमांड को बोलता है। इससे अपने वाटर पावर से एक शील्ड बना लेता है। जिंगी बोलते सिर्फ
सिर्फ पावर को यूज करने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारे पावर्स पे कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा। तभी जिंगी उसके सामने आता है और उस सील को ऊपर करने के लिए बोलता है और तभी उस सील के ऊपर चढ़ जाता है। इससे अकीटो को बहुत ही तकलीफ महसूस होता है। जिंगी बोलते इसे सहन करने के पावर से तुम इसको कंट्रोल करना सीख जाओगे। तभी अचानक एक भूकंप आता है और अकीटो का बचपन का पावर एक्टिवेट हो जाता है और इसके वजह से वो अपने पोटेंशियल पावर को खो बैठता है और तभी जिंगी भी ऊपर से गिर जाता है। ये सेम भूकंप अकाने अपने बार शॉप से और कुरामा सेंसाई अपने थर्ड आइलैंड से महसूस करता है। इसके बाद ही सीन चेंज होकर अगले दिन का सुबह को दिखाया जाता है, जहाँ पे अकीटो मोमोके के घर अपना सुबह का नाश्ता को कंप्लीट करता है। खाना खाते खाते फिर से एक छोटा सा भूकंप आता है। अकीटो बोलता है ये कल का भूकंप से बहुत ही कमजोर था। ये सुनकर मोमोको बोलती है चिंता मत करो, ये एक वोल्केनो आइलैंड है, यहाँ पे छोटा मोटा भूकंप कोई भी मायने नहीं रखता है। अर्थक्वेक की वजह से जिंगी भी सुबह सुबह उठ जाता है। मोमोको उसे देखते ही बोलते है ओ तुम उठ गए, तो फिर जाओ मेरे तरफ से यानागी सेंसी को हेलो बोल के आओ। ये सुन के अकीटो हैरान होकर बोलते है यानागी सेंसी। मोमोको बोलते है तुम उसके पीछे पीछे जाओ और जो कुछ होगा अपने आंखों से ही देख लो। मोमोको जिंगी को ड्रिंक्स खरीदने के लिए भी पैसे देती है। इसके बाद अकीटो जिंगी के पीछे पीछे जाता है और वो दोनों यानागी सेंसी का कब्र के सामने आता है। जिंगी उस कब्र को क्लीन करता है, थोड़ा सा पानी डालता है और कुछ चीजों से सजा देता है। एक ड्रिंक को खोल के उस कब्र के सामने चीयर्स भी करता है। अकीटो मन में सोचता है ये सभी का कारण कल का भूकंप के वजह से ही होगा। इसके बाद ही कुछ विलेजर्स भी उस कब्र के सामने आ जाता है। वो लोग भी कुछ दिन के भूकंप की वजह से प्रे करने आए हैं। तभी वो लोग अकीटो को देखते हैं। वो लोग बोलते हैं अकीटो तुम कितने बड़े हो गए हो, सिर्फ के सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए हम लोग अभी जिंदा है। ये सुन के जिंगी बोलता है इसके बारे में ये अभी नहीं जानता है, मैं सोचा इसके बारे में मैं उसको बाद में बोलूंगा। जिंगी बोलता है तुमने तो फायर ड्रैगन और वाटर ड्रैगन के बारे में सुना ही होगा, ये भूकंप फायर ड्रैगन के वजह से ही हो रहा है। जब सभी ले एनर्जी एक ही साथ फायर एनर्जी से मिलता है तभी ये सिचुएशन क्रिएट होता है। इसका मतलब अभी फायर ड्रैगन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यह घटना आज से 15 साल पहले हुआ था। एक दिन फोर्थ आइलैंड पे वाटर ड्रैगन कहाँ पर गायब हो गया था और इसी के वजह से फायर ड्रैगन का तेज बहुत ही बढ़ गया था। दोनों ड्रैगन्स के बीच बैलेंस को बिगड़ जाने से ये चीज हुआ था। तभी हमारा ग्रेट मास्टर यानागी खुद के जान को कुर्बान देकर हमें रक्षा किया था। वो उस दिन फायर ड्रैगन को स्पेसिफाई कर देते हैं और इसके वजह से सारे विलेजर्स इनको भगवान स्वरूप मानते हैं। पास में से एक बुरी औरत बोलता है तुम्हारे पापा बहुत ही भले इंसान थे। ये सुन के अकीटो उस कब्र को देखकर प्रणाम करता है। पास में उस लड़की बड़ा कभी फैमिली का कब्र था जो देख के जिंगी भी उसे प्रणाम करता है। उस कब्र के पास में अकीटो को एक की चेन मिलता है जिसमें अकानी का बार होटल का नाम लिखा था। सीन चेंज होगी, हम उन दोनों को उस की चेन को रिटर्न करने के लिए देखते हैं। वो लोग बार में पहुंच जाते हैं लेकिन तब भी वो छोटा छोटा भूकंप आने ही लगता है। अकानी उन लोगों को देखते ही बोलता है क्या चाहिए। वो दोनों बोलते हैं हम तो एक चीज लौटाने आए हैं। अकानी बोलते ये मकीटा को दे दो। इसके बाद वो दोनों मकीटा को बोलता है एक्चुअली हमें एक की चेन मिला है जो कि शायद से इबारा का होगी। मकीटा कहता है तो फिर तुम उसे खुद ही दे दो, मैं भी उसको कॉल करके बुलाता हूँ लेकिन थोड़ा सा प्यार से बात करना। वो बहुत ही शर्माती है। कॉल के बाद इबारा बार शॉप पे आ जाती है। अकीटो बोलता है ये लो तुमने तुम्हारा की चेन को खो दिया था। इबारा हिचकिचाकर बोलता है थैंक यू। तभी फिर से अगेन एक भूकंप आता है और ये चीज कोई भूकंप नहीं एक फायर आरामिकीमा है जो कि शहर में एंटर कर चुका है। तभी इबारा दौड़ के उस बार से चला जाती है। इधर अकानी और इनोसेंट भी कुछ बातें कर रहे थे। इनो के घर में अर्थक्वेक आते अकानी वहाँ से जल्दी निकल जाता है। इधर ये दोनों आते ही देखते हैं पूरा शहर में भूचाल शुरू हो चुका है। जिंगी अपने ले मैजिक से एक औरत को बचा लेता है और अकीटो को बोलता है जाओ इबारा का मदद करो। हम देखते साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। इधर इबारा के साथ ही साथ वो दोनों स्टूपिड्स भी आ रहे थे। इस बार का फायर आरामितिमा कुछ अलग टाइप का था। तभी उस आरामितिमा के सामने इबारा आ जाती है। इबारा उसको देखते एक पर्सन के बारे में सोचती है। ऐसे लग रहा था शायद से ये इसका फादर होगा। उसकी फादर बोलते इबारा तुम भाग जाओ। प्रेजेंट के टाइम इबारा सोचते नहीं डैड मैं अभी नहीं भागूंगी। इबारा दौड़ के उसके ऊपर अटैक कर देती है लेकिन वो आरामितिमा उसे डॉज करके उसे दबोच लेता है। वो उसे दूर फेंकता है और अपने खतरनाक फायर बॉल्स को उसके तरफ ही फेंकता है लेकिन तभी अचानक ही कहां से अकीटो के उसे रोक देता है और ये सीन उसे फिर से एक चीज को याद दिलाती है। इसके बाद ही हमें पास्ट का एक सीन को दिखाया जाता है। उस दिन इबारा के फादर को एक फायर आरामितिमा ने दबोच कर मार दिया था और फिर इबारा को भी मारने के लिए आ रहा था लेकिन तभी वहाँ पे अकानी आ जाता है और उसके गोलियों से उस आरामितिमा को डिकम्पोज कर देता है। और उस दिन की सीन को आज इबारा अकीटो के साथ कंपेयर कर रही है। अकीटो अपने सील्ड मैजिक पावर को कंट्रोल कर रहा था। देखते ही देखते वहाँ पे चतर और याको भी आ जाती है। अकीटो कहता है ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है, मैं इसको और भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ। ये सुन के चतरो भी भागने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अकीटो अपने कमांड को देता है वाटर थिंग्स एंड फ्लो जिससे कुछ पानी एक साथ होकर एक लहरा बनता है और उस आरामिकीमा में अटैक होता है। साथ ही साथ इबारा भी अपने कमांड देती है ह्यूमन नॉलेज एंड हेवन और ऊपर उठ के एक ही पंच से उसको दूर गिरा देता है। अकीटो भी उसे वाटर मैजिक से उसे मदद करता है। ये सभी से आरामिकीमा का सर को तो घूमने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग एक ही साथ प्लान करते हैं एक ही साथ अटैक करने का। पहले तो अकीटो अपने फुल पोटेंशियल पावर से उसका विंड मैजिक पावर को यूज करता है और इधर याको और चतारो भी अपने फायर विंड बॉल्स को यूज करता है और आखिरकार एकदम ही लास्ट में इबारा उस आरामिकीमा को स्पेसिफाई कर देती है। ये लोग को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये लोग साथ में ये काम कर दिया। तभी फिर से अचानक ही 3 फायर बॉल्स अचानक ही आसमान से शहरों
पैरों पे गिरता है। ये और कुछ नहीं है, ये है तीनों नया आरा मिकी माउस। ये तीनों पिछले बार से भी बहुत ही बड़ा है। वो अटैक करती है कि तो अपने शील्ड को ऑन कर देता है। इबारा कहते हैं मैं उन लोगों के सामने चारा जैसा जाऊंगी और तभी तुम लोग भाग जाना। अकीटो बोलता है ये हर किस नहीं होगा, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम लोग को फुल पोटेंशियल पावर से बचाऊंगा। तभी वो सभी को आरा मिकी माउस फायर से घेर लेता है। वो लोग सोच ही लिया था कि हम अभी मारे जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होता है कुरुमा सेंसाई का। सेंसाई अपने कमांड देता है अर्थ, हेवन एंड मदर, जिससे वहाँ पे एक टॉर्नेडो जैसा क्रिएट होता है और उसी में से एक ही आरा मिकी माउस आसानी से पेसिफाई हो जाता है। इसके बाद ही दूसरे आरा मिकी माउस को आकानी देख लेता है। उसका पिस्तौल के गोली से एक ही साथ हेडशॉट मारता है, इससे ये भी एकदम इजीली डिकम्पोज हो जाता है। अकीटो ये सब नोटिस कर रहा था और सोच रहा था ये सभी कितना आसानी से ये कर पा रहा है। इस तरफ आकानी फिर से सेकंड आरा मिकी माउस का आँख को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुरुमा उसे तभी पेसिफाई कर देते हैं। आकानी कहते हैं हारुकी तुम मेरे रास्ते पे मत आओ। इससे सेंसाई बोलता है तुम इस ब्लैक मैजिक के बारे में मास्टर को क्या बताओगे। आकानी कहता है हम तभी मारे गए क्योंकि हम तभी बहुत ही कमजोर थे और वहाँ से मास्टर को अकेला छोड़ के ही भाग आए थे। अकीटो जिंगी के एक बात को याद करता है। जिंगी बोला था उस कारण के बाद से इन दोनों के बीच कुछ खास रिश्ते नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड आरा मिकी माउस और भी एक्सप्लोर होकर और भी बड़ा हो चुका है, लेकिन तभी कुरुमा सेंसाई अपने खुद के पोटेंशियल पावर को यूज करता है और उस आरा मिकी माउस को एक ही झटक देता है और ये देखती आकानी उसके ऊपर दे दमादम फायर करता है और वो बड़ा सा आरा मिकी माउस वहीं पे डिकम्पोज हो जाता है। इसके बाद आकानी का नजर फिर से उस आंख पे जाता है, लेकिन इस बार हारुकी उसके पावर्स को उसके ऊपर ही अटैक करता है। ये देख आकानी भी उसके ब्लैक मैजिक पावर को यूज करता है और उसे एक्टिवेट करके उसके सेकंड मैजिक पावर को डॉज कर लेता है। हारुकी और कोई रास्ता ना देखते हुए एक ही धक्के से उसे दूर गिरा देता है। उन दोनों के बीच खतरनाक सा फाइट होने जाने ही वाला था, तब यहाँ पे जिंगी का एंट्री होता है। जिंगी उसका वाटर मैजिक पावर को यूज करके उस आरा मिकी माउस को आसानी से पूरा का पूरा पेसिफाई कर देते हैं। ये देखे आकानी बोलता है ये तुमने ठीक नहीं किया, सिर्फ इस ब्लैक मैजिक के वजह से मैं मेरे पास्ट का रिग्रेट को भूल सकता हूँ। जिंगी बोलता है मेरा मानना है मेरा जगह पे अगर मास्टर होता वो भी मेरा जैसा एक ही चीज करते। तुम लोगों के फाइट के वजह से तुम्हारा स्टूडेंट बस एक खराब चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, तो प्लीज तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों के अलावा सभी लोगों को स्टेशन पे देखते हैं। वो लोग सभी एक ही साथ शांति से रिलैक्स कर रहे थे। अकीटो इबारा को थैंक्स बोलता है इस पूरे कंट्रीब्यूट को परफॉर्म करने के लिए। इससे इबारा थोड़ा सा शर्मा कर थैंक यू बोलती है। अकीटो बोलता है मैं आगे जाके भी ऐसे ही तुम्हारे साथ काम करना पसंद करूंगा। इससे इबारा अपने फोन पे कॉन्टेक्ट कोड को उसे दे देता है। इससे वो दोनों भी अपने अपने कॉन्टेक्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट के होटल बार को दिखाया जाता है, जहाँ पे अकानी अपने बाथरूम पे नहा रहा था। वो पुराना चीज को याद करता है और बहुत ही गुस्सा करता है और गुस्से से अपने सामने का शीशे को तोड़ देता है। इधर हम फिर से थर्ड आइलैंड का टेम्पल को देखते हैं। हारुकी कुरुमा सेंसाई भी एक झरने के नीचे नहा रहा था। वो भी अकानी की तरह पास्ट को ही सोच रहा था। वो आसमान पे देखता है और अपने मास्टर को याद करते हुए बोलता है आप सब देख रहे हो ना मास्टर। गाइस इसके बाद ही हमें एक पास्ट का सीन को दिखाया जाता है। जिंगी और अकीटो तभी बहुत ही छोटे थे। हारुकी और अकानी यानागी सेंसाई से ट्रेनिंग लेके वापस आते हैं। ट्रेनिंग में अकानी का थोड़ा सा चोट भी लग गया था, इसीलिए मोमोको उसे बैंडेज लगा देती है। तभी हम देखते हैं वो लोग फिर से आपस में झगड़ रहे थे, क्योंकि वो दोनों बोल रहा था तुम्हें आरा मितिमा में इतना जल्दी अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तभी उन दोनों को मोमोको रोक देती है। इसके बाद ही हम वहाँ पे यानागी सेंसाई को देखते हैं। वो बोलते हैं तुम लोगों का खुशी देख के मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि एटलीस्ट तुम तो हमारे फैमिली ही हो। सीन चेंज होता है, हमें अकानी का ट्रेनिंग को दिखाया जाता है और उसके ठीक पास में हारुकी भी ट्रेनिंग कर रहा था। जिंगी आके बोलता है एक ड्रैगन को शांत करने के लिए इतना मेहनत। इससे वो दोनों बोलते हैं हमारे बात छोड़ो, तुम तो एक वाटर बेस्ड ले मास्टर हो, तुम्हारे खुद का ट्रेनिंग का क्या होगा। जिंगी बोलते हैं मैं तो खुद ही एक वेपन हूँ, मेरे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। तभी मास्टर का एक लात से वो सामने आके गिरता है। मास्टर बोलता है तुम जो ले मास्टर हो उसके लिए बहुत ही ट्रेनिंग करना पड़ता है, लेकिन तुम तो बहुत ही लेजी हो। इससे जिंगी बोलते हैं मास्टर मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद ही अकानी बोलता है हम लोग फायर ड्रैगन को पेसिफाई करने की वर्क कर रहे हैं। इससे मास्टर बोलता है नहीं तुम लोग अभी प्रिपेयर नहीं हो, फायर ड्रैगन को हराना बहुत ही बड़ी बात है और उसे हम पूरा फिनिश भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे हम ज्वालामुखी के अंदर दबा सकते हैं। अभी वाटर ड्रैगन कहाँ पर गायब हो चुका है, इससे फायर ड्रैगन का आरामितिमा बनने का चांस बहुत ही ज्यादा ही है। अकानी मन में सोचता है ज्वालामुखी में दबाने से कुछ नहीं होगा, उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे आइसक्रीम लेके मोमोको आ जाती है। छोटा जिंगी आइसक्रीम देखते ही पहले लेता है। उन सभी का बचपन के समय बहुत ही अच्छा गुजारा है। अकीटो बहुत ही छोटा और बहुत ही क्यूट था और मोमोको उन लोगों का ख्याल रखती थी। गर्मियों के दिन यानागी सेंसी उन लोगों के साथ मजाक करते थे और हॉट समर पे एंजॉय भी करते थे। ये देख के समझ आ रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छा फैमिली है। इसके बाद हम छोटी इबारा को देखते हैं, जो कि न्यूज पे देखता है बाहर अकाया आइलैंड पे बहुत ही तेज हवा चल रहा है, तो सभी लोग को घर में ही रहने के लिए बोल रहा है। छोटा अकीटो भी अपने घर में सो रहा था और उसका पापा उसे देख के सोचता है मेरा बेटा बहुत ही बड़ा हो चुका है। प्रेजेंट के टाइम के जैसे उस टाइम भी अर्थक्वेक आने लगता है और साथ ही साथ बाहर मौसम भी बहुत ही बिगड़ चुका था। इसके बाद यानागी सेंसे अपने तैयारी को शुरू करते हैं। वो बोलता है मैं मेनलैंड पे जा रहा हूँ, वहाँ पर एक हथियार है जो ड्रैगन को पेसिफाई करने की मदद करेगा, तुम लोग तुम्हारे ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट के वापस आऊंगा। तभी वो लोग देखते बाहर मिथमास का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हारू और अकानी सोचता है
हम लोग को ड्रैगन को रिचुअल करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, इससे हमारा मास्टर को भी मदद मिल जाएगा। इससे मोमो को बोलते नहीं तुम लोग नहीं जाओगे। मौसम बहुत ही बिगड़ चुका था और इससे आकिटो बहुत ही डर भी रहा था। तभी एक बहन आके रुकता है और वो आदमी चिल्ला कर बोलता है मेयर साहब ने एक बोट के बंदोबस्त किया है जिससे इस आइलैंड से हम आसानी से भाग सके। तभी जिंगी चिल्ला कर उन दोनों को बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन तभी कुरुमा सेंसाई अभी के टाइम की तरह उसे भी एक चॉकलेट देता है और बोलता है तुम अभी बहुत ही छोटे हो तो तुम मोमोको के पास ही रहो। इसके बाद ही हारुनी और अकानी वहाँ से निकल पड़ते हैं। हारुनी और अकानी वहाँ पे पहुँच के देखता है ज्वालामुखी के लावा हर जगह फैल चुका है। फिर वो दोनों अपने अपने मुंह पे देखता है और बोलते हैं चलो शुरू करते हैं। वो लोग अपने अपने कमांड बोलता है और ज्वालामुखी का मुंह को सील करने में लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद सब कुछ ऑलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन अचानक वो फायर ड्रैगन आजाद हो जाता है। ये चीज देखने में बहुत ही डरावना था। सील के वजह से ये ड्रैगन पूरा का पूरा एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा था। वो लोग सोचते हमें इस रिचुअल को कंप्लीट करना ही होगा, इसीलिए वो दोनों कोशिश जारी रख रहा था। लेकिन तभी अचानक अकानी का कुछ होके वो नीचे गिर जाता है। अकानी बोलता है मेरा परवाह मत करो, स्पेल बोल के इसे रिचुअल करो। लेकिन तभी फायर ड्रैगन उस सील को तोड़ देता है और उसके मुंह से आग फेंक कर उन दोनों को जला देता है। लास्ट अटैक करके उन दोनों को खत्म करने जा ही रहा था। तभी वहाँ पे हियाना की सेंसाई आ जाते हैं जो कि एक ही लास्ट से उस ड्रैगन को दूर फेंक देता है। मास्टर बोलता है सॉरी फॉर लेट गाइस। तभी मास्टर अपने स्पेल बोलते हैं और उसे चेन से पकड़ने की कोशिश करते हैं। मास्टर बोलते हैं मेरा परवाह मत करो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अकानी बोलता है नहीं मास्टर ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी हारुकी उसे वहाँ से ले जाता है। इस तरह मास्टर ड्रैगन से बोलता है चलो वक्त आ चुका है हमें हमारा आखिरी लड़ाई लड़ने की। आइलैंड का तबाही वो दोनों दूर से देख रहा था और इधर जिंगी भी आकिटो को लेकर बोट की तरफ भाग रहा था। उसी टाइम हम देखते हैं याको और चातारो भी बहुत ही छोटे थे। उस रात पूरा तबाही कंप्लीट होने के बाद दूसरे दिन का सुबह होता है। ऐसा लग रहा था कि अगले दिन कुछ हुआ ही नहीं था। हारुनी और अकानी घायल होकर वापस घर आ रहा था। तभी वो लोग देखते हैं उन लोग का मास्टर रास्ते में ही गिरा हुआ था और साथ ही साथ फेस पे एक स्माइल भी था। वो दोनों मास्टर को पूछते हैं मास्टर अब ठीक हो? इससे मास्टर तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। इससे वो लोग समझ जाते कि मास्टर इस दुनिया पे और नहीं है। ये चीज अकानी को एकदम से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो एकदम से बिखर जाता है। एक ही रात के अंदर सब कुछ खत्म हो गया था। तभी सीन चेंज होकर हमें प्रेजेंट का सीन को दिखाया जाता है। आकिटो को मोमो को ये सब बातें बोल रही थी। उसके बाद से अकानी इस आइलैंड को छोड़ के यहाँ से चला गया और इसके लिए वो कभी भी हारुकी सेंसाई को भी माफ नहीं किया। ये सब बातें जिंगी भी बाहर से सुन रहा था। तभी आकिटो को याद आता है ये तो वही बंदा है जो मेरे साथ हर समय रहता था और मुझे हर समय प्रोटेक्ट किया है, एकदम ही मेरा अपना बड़ा भाई जैसा। बैठे बैठे जिंगी भी अपने मास्टर को याद करता है और आसमान को देखता है। इसके बाद ही अगले दिन का सुबह होता है। आकिटो सोते सोते फिर से अपने बचपन के सपने को देखता है। वो पानी पे देखता है एक बड़ा सा आरामीतिमा उसे ही खाने के लिए आगे बढ़ता है। इससे आकिटो का तो सांसें रुक जा रहा था। इससे उसका नींद टक से खुल जाता है। ये हालात देख के जिंगी ने उसे बोलता है आकिटो तुम ठीक हो? इससे आकिटो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को जस्ट एक बुरा सपना आया था। जिंगी देखते है आकिटो का आंखें तो एक वाटर ड्रैगन की तरह ग्लो कर रहा है। ये देख के जिंगी तो काफी शौक होता है। फिर आकिटो का फोन पे उन दोनों का मैसेज आता है याको और चतारो का। वो लोग बोलते हैं तुम फायर फेस्टिवल पे आ रहे हो ना, वहाँ पे इबारा भी आएगी, बहुत ही मजा आएगा। इस फायर फेस्टिवल पे आकिटो का पहली बार है इसलिए उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। पीछे से ये सभी चेयर्स जिंगी भी पढ़ लिया था, इसके लिए जिंगी बोलते अच्छा तो नया फ्रेंड के साथ बहुत ही एक्साइटेड। आकिटो बोलते तुम क्या पीछे से मेरा चैट्स पढ़ रहे थे? अपने काम पे ध्यान रखो। ये सुन के जिंगी आकिटो के लिए एक चीज ले आता है। जिंगी जाकर आकिटो के लिए एक मास्क ले आता है। फायर फेस्टिवल पे सभी लोग मास्क पहन के जाते हैं, तो ये लो तुम ये मास्क पहन के जाना। तुम्हारे डैड भी ये मास्क यूज करते थे। डैड का मास्क देख के आकिटो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये सीन चेंज होकर हमें सीधा फायर फेस्टिवल को दिखाया जाता है। आकिटो आके देखते ये तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। इतना बड़ा फेस्टिवल देख के आकिटो तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। तभी हम देखते हैं जिंगी का कुछ फ्रेंड उसके सामने आता है और उसके साथ ही कुछ बातें करने लगता है। ये देख के आकिटो थोड़ा सा दूसरे जगह पे चला जाता है क्योंकि जिंगी का तो फ्रेंड आ गया है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाती जिंगी भी उसके ठीक ही पीछे पीछे आ रहा था। ये देख के आकिटो बोलता है तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? अभी पीछे से आकिटो को इबारा बुलाती है। इबारा आज देखने में बहुत ही क्यूट लग रही थी। आकिटो थोड़ा सा शर्मा कर इबारा को बोलते हैं तो तुम आ गई, तो चलो अभी याको और चतर को भी ढूंढ लेते हैं। इबारा अपने मास्क को पहन लेता है और इस बड़ा सा फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए वो तीनों एक साथ ही निकल पड़ते हैं। इस बड़ा सा फेस्टिवल से आकिटो बहुत ही एक्साइटेड था। फिर वो बोलते तो बताओ अभी कहाँ से शुरू करना है? इधर कुरुमा सेंसेई अपने लोगों पे खुशियां बांटने के लिए कुछ गिफ्ट का तैयारी करते हैं। तब यहाँ पे तीनों भी घूमते घूमते आ जाते हैं। सेंसेई उन तीनों को अपने घर में वेलकम बोलता है। वो तीनों आके उन लोगों का काम को हाथ बटाकर और भी फास्ट कर देते हैं। काम करते करते सेंसेई आकिटो का मास्क देखते हैं। उसे बोलते अरे वाह ये तो तुम्हारा डैड का मास्क है। आकिटो भी खुशी खुशी बोलते हैं हाँ ये मेरा डैड का मास्क है। लेकिन एक चीज मुझे आप बताओ, इस तरीके का मास्क इस फेस्टिवल पे क्यों पहना जाता है? इससे सेंसेई आकिटो को बोलते हैं पहले के जमाने पे हमारे ह्यूमंस के साथ ही साथ डेमोन्स भी इस फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट करते थे और इस मास्क को यूज करने से सभी लोग को एक जैसा ही लगता था। तो सभी डेमोन्स और ह्यूमंस एक ही साथ मिलजुल के फेस्टिवल को एंजॉय कर सकता था। फेस्टिवल पे सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग तो सेल्फी भी खींच रहे थे। इस तरफ सेंसेई सभी को गुड बाय बोल के फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए बोल देता है। लेकिन कुरुमा सेंसेई जिंगी को उन लोगों के साथ जाने नहीं देता है। सेंसेई बोलती तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ वक्त बिताना नहीं चाहिए। ये सुन के जिंगी तो बहुत ही बेचैन हो पड़ता है। आकिटो जिंगी को बोल जाता है बाय बाय जिंगी। इसके बाद ही
वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में आकिटो का फिर से ड्रीम आता है और थोड़ा सा सरदर्द होने से जमीन पे बैठ जाता है। इबारा उससे पूछते तुम ठीक हो? आकिटो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते कि हम लोग पहले कुछ खाना पीना कर लेंगे। इसके बाद वो लोग खाना पीने के साथ ही साथ बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। इसके बीच बीच में इबारा आकिटो के साथ बहुत सारे फोटोज खींच लेता है। याको और चतरो कहता है हमारा फोटोज कहाँ पर है? इबारा बोलती है तुम्हारा फोटोज आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे बॉस का दुश्मन हो, इसलिए तुम लोग के साथ फोटोज खींचने का मुझे कोई मतलब नहीं बनता। इधर जिंगी तो अकेला अकेले पूरा फेस्टिवल को घूम रहा था। वो जब उन लोगों को देखता है तभी कुरुमा सेंसेई को बात को थोड़ा सा समझकर उन लोगों को अकेला छोड़ के अपने खुद के रास्ते में चल पड़ता है। इधर आकिटो याको और चतरो को बोलता है हम लोग बाद में एक ग्रुप सेल्फी ले लेंगे। तो चलो अभी पूरे फेस्टिवल को घूम के आते हैं। रास्ते में जाते जाते इबारा का पैर पे थोड़ा सा चोट आता है, जिसे देख के चतरो बोलता है तुम्हें तो चोट लगी है, इसमें तो बैंडेज लगाना पड़ेगा। इबारा बोलता है नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं चल सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमारा मोमोको आ जाती है। मोमोको इबारा का ये सब देखते उसका पैर पे बैंडेज लगा देती है। फिर मोमोको बोलती है अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? इबारा बोलती है हाँ मुझे अभी अच्छा लग रहा है। ये देख आकिटो इबारा के लिए मोमोको को थैंक यू बोलता है। आकिटो मोमोको को पूछता है ये सब तो ठीक है लेकिन मेयर साहब को क्या हुआ? मोमोको बोलती है फेस्टिवल के वजह से मेयर साहब ने आज थोड़ा सा ज्यादा पी लिया है। इसके बाद मोमोको भी अपने ड्रिंक्स को कंप्लीट करती है। ये देख के सभी लोग तो बहुत ही हैरान होते हैं। मोमोको सभी को पूछता है कैसा चल रहा है फेस्टिवल? आकिटो बोलता है यहाँ पे तो बहुत ही मजा आ रहा है। मोमोको बोलती है तुम्हारे पापा भी तुम्हारे जैसा ही खुश हुआ करते थे, मैं बाद में तुम्हारे डैड के बारे में और भी बात तुम्हें बताऊंगी। अभी लोग तुम जाओ इस फेस्टिवल को और भी एंजॉय करो। ये सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते जाते इबारा का फोन पे अकानी का फोन आता है। अकानी बोलता है तुम्हारे साथ क्या आकिटो है तो उसे दे दो। अकानी का नाम सुनते आकिटो तो डर जाता है और फोन को पकड़ते ही बोलता है हेलो आकिटो मैं अकानी बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ पूरा फेस्टिवल पे क्या इबारा था? आकिटो बोलते हैं हाँ मेरे साथ इबारा थी। अकानी बोलता है तुम लोग क्या एक साथ बहुत मजे किए? आकिटो बोलते हैं हाँ हम लोग तो बहुत सारे मजे किए, बहुत सारे फेस्टिवल पे एक साथ एक्टिविटीज को परफॉर्म किए, हम लोग पूरे दिन एक साथ बहुत सारे अच्छे टाइम बिताए। ये सुन के अकानी बोलता है तो फिर ठीक है गुड नाइट। फोन को कट करते ही मकीटो अकानी को बोलता है तुम तो इबारा का ऐसा ख्याल रखते हो कि तुम उसका डैड हो। ये सुन के अकानी मकीटो पे थोड़ा सा घूर के देखता है। फोन को कट करने के बाद ही अकीटो का फिर से वो आरामी दिमाग वाला सपना आता है। उसका आंखें फिर से वो ब्लू कलर से चमकने लगता है और सभी का हाथों का वाटर बैलून एक एक करके फूट जा रहा था। अकीटो सभी को तभी के तभी सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते जंगल में अकीटो सोचता है मुझे अभी के अभी सभी लोगों से दूर चला जाना चाहिए, नहीं तो मैं मेरे अपने को भी चोट पहुँचा दूंगा। ये हरकत मेरा बचपन में भी हुआ करता था और मैं आज भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। भागते भागते उसका पर्चा एक ड्रैगन के जैसा हो गया था। फिर सामने अकीटो एक पेड़ के नीचे बैठता है। अकीटो पूरा कोशिश कर रहा था कि अपने पावर्स को कंट्रोल करने की। फिर वो अपने मास्टर जिंगी के बारे में याद करता है। उसे बोला था जस्ट फोकस करो तुम कर सकते हो। ये सोच के वो थोड़ा सा मोटिवेट होकर अपने स्पेल बोलता है और एक ही झटके से अपने पावर को कंट्रोल में कर लेता है। काफी दिनों के बाद अकीटो अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख ही गया है। फिर हम देखते हैं अकीटो के सामने उसका डैड का परछाई आता है। असल में ये उसका डैड का सोल था। उसे आके बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा मेहनत किया है लेकिन तुम्हें इस पे और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने अंदर का सच या झूठ को समझो और भी मेहनत करने से ये तुम आसानी से कर पाओगे। ये बोल के यानागी सेंसी का सोल वहाँ से चला जाता है। मास्क पहनने के वजह से उसका बेटा तो उसे पहचान नहीं पाता है। अकीटो बोलते रुक तो जाओ कौन हो तुम, लेकिन तब तक तो वहाँ से चला गया था। फेस्टिवल पे वापस आने समय अकीटो सोचता है मैंने उस आदमी को कहाँ पर देखा है। आगे जाती जिंगी को देख के अकीटो बोलते है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिंगी बोलता है मैं तो मेरे फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा हूँ। तभी अकीटो अपने मैसेज बॉक्स को चेक करता है। वहाँ पे तो सारे लोग का काफी मैसेजेस आ चुके हैं। तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ चले गए थे? मोमोको का मैसेज आता है तुम कहाँ पर हो, मुझे चिंता हो रही है। अकीटो सभी को रिप्लाई दे दिया मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। जिंगी का पास से अकीटो जाते ही फोर्थ आइलैंड का वोल्केनो जोर से ब्लास्ट होता है। ये देख के कुरुमा सेंसेई सोच रहा था कि ये आइलैंड का तबाही शुरू हो गया है। इसके बाद ही पूरे आइलैंड पे तबाही शुरू हो गया था। कुछ समय के अंदर ही अंदर भूकंप आने लगा था। मोमोको एक आदमी को बोलता 10 साल पहले कुछ ऐसा ही इस आइलैंड पे हुआ था, हमें जल्द से जल्दी इस आइलैंड से सभी लोगों को खाली करना पड़ेगा और खाली करके दूसरे कोई आइलैंड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ही वहाँ का मेयर अनाउंस करता है सभी लोग शांत बैठो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अभी जस्ट एक बड़ा सा भूकंप डिटेक्ट हुआ है, हम इसका पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं, तब तक आप लोग शांत से प्लीज अपने अपने घर चले जाइए। इधर अका ने भी अपने बार शॉप से ये सभी चीज नोटिस कर रहा था। ये पूरा का पूरा आइलैंड का तबाही फिर से 10 साल के बाद हो रहा है। मेयर मोमोको को बोल देते कि सभी लोगों का ख्याल रखो। इधर अकीटो जिंगी को बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। ये सुन के जिंगी थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन अकीटो बोलता है यहाँ पे बड़ा भूचाल हो रहा है, तुम हंस रहे हो। तभी जिंगी बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या ये आइलैंड पसंद है? अकीटो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पे मेरा जो नया दोस्त जो बना है। ये सुन के जिंगी कहाँ पे वैनिश हो जाता है। इसके बाद ही अगले दिन का सुबह होता है। सुबह होते ही माइक पे अनाउंस होता है पिछले रात ठीक 8 बजे जो बड़ा सा भूकंप हुआ था उसका सही कारण हम ढूंढ नहीं पाए, तो प्लीज सब लोग शांत बैठिए और रिवोल्यूशन साइट पे इकट्ठा
देखता हुई। इस तरफ अकीटो तो घर में था और लगातार भूकंप होते ही जा रहा था। अकीटो को भी एक ही सपना बार बार आ रहा था। मोमोको आके बोलती है अकीटो तुम ठीक हो। फिर मोमोको उसे लाइफ इवोल्यूशन बैग देती है जिसको इमरजेंसी टाइम पे यूज कर सकता है। मोमोको बोलते तुम्हें यहाँ पे रहना सही नहीं होगा, तुम जाओ बोट पे जाओ। अकीटो बोलता है लेकिन तुम कब आ रही हो? मोमोको बोलते मैं एक रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ, मुझे सारे लोगों का ध्यान रखना है ताकि सारे लोग बोट से सही सलामत दूसरे कोई आइलैंड पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन अभी तक जिंगी भी घर नहीं आया है। जिंगी नहीं आएगा तो मैं कैसे जाऊँ? तुम चले जाओ। लेकिन अकीटो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ सभी लोगों का हेल्प करूंगा। इधर हेडक्वार्टर पे सभी लोगों का कॉल पे कॉल आ रहा था। सभी लोग इस भूकंप को लेकर बहुत ही बेचैन हो गया था। इधर मेयर अपने सभी बंदे को काम को बांट देता, हमें जल्दी से जल्दी सभी लोगों को यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा। इधर मोमोको अकीटो को बोलता है जाओ जाके देखो सीनियर पैसेंजर सभी लोग कैसे हैं। तभी अचानक एक भूकंप आता है और एक बुरी औरत प्रे करता है यानागी सेंसी प्लीज हमें बचाइए। ये देखिए अकीटो भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और अपने पापा के बारे में सोचता है। इधर मेयर के साथ सभी लोग डिस्कस कर रहे थे। सेकंड आइलैंड पे लोकल लोगों आराम से चला जा रहा है लेकिन टूरिस्ट लोग को दिक्कत आ रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आरामितिमा अपीयर हो रहा है। इससे मेयर बोलते इसके लिए तो हमारा आया का सिक्योरिटी है। इधर आरामितिमास को खाने की वजह से आकानी का हाल बहुत ही बिगड़ चुका था और ये चीज छुप के सही बार अभी नोटिस कर रहा था। लेकिन आकानी तो उसे देख लेता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ मकीटो के पास जाओ। लेकिन निबारा बोलते हैं नहीं बॉस मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। लेकिन आकानी उसे साफ साफ मना कर देता और यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इस तरफ कुरुमा सेंसाई उनके दोनों स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं। वो आके मोमोको को बोलती है मुझे अकीटो के साथ कुछ बात करना है, इसलिए वो अकीटो को शहर के एकदम बीच में ले जाता है। कुरुमा सेंसाई अकीटो को बोलता है ये तुम्हारा जन्मों से रिलेट करता है। ये सुनते ही याको और चतरो बोलता है हम लोग जाए। सेंसी बोलता है नहीं तुम लोग भी सुनो, इस आइलैंड पे ये सब जो चीज हो रहा है ये सभी फायर ड्रैगन के वजह से हो रहा है और वाटर ड्रैगन का पावर वैनिश होने के वजह से फायर ड्रैगन बहुत ही खतरनाक हो गया है। इसके लिए हमें वाटर का पावर को फायर के बराबर करना पड़ेगा। 10 साल पहले भी ठीक ऐसा ही हुआ था, तभी तुम्हारा पापा यानी कि मेरा मास्टर इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लिए थे। लेकिन अभी वाटर ड्रैगन के वैनिश होने के वजह से फायर ड्रैगन बहुत ही ताकतवर हो गया है और अभी हमारे साथ हमारे मास्टर भी मौजूद नहीं है। लेकिन 10 साल पहले हमारा मास्टर कुछ अपने परंपरा करके वाटर ड्रैगन का पावर को वापस लाना चाहता था और इसके लिए वो इस आइलैंड का सभी ले एनर्जी को एक साथ करके एक छोटे बच्चे का जन्म देता है। उसके अंदर भी ठीक ऐसा ही वाटर ड्रैगन का पावर मौजूद है। उस टाइम वो लड़का बहुत ही छोटा था लेकिन वो लड़का भी बहुत ही बड़ा हो चुका है जो कि मेरा सामने खड़ा है। ये सुनने के बाद अकीटो समझ जाता है ये तो वही है। इसके वजह से उसका आंखों बार बार नील कलर से ग्लो हो रहा था और उस दिन उसका परिचय एक ड्रैगन की तरह हो गया था। अभी का टाइम पे अकीटो का अंदर असली पावर को जानने के लिए कुरुमा सेंसेई उसका हाथ को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। कुरुमा सेंसेई उसका हाथ को छूकर कुछ स्पेल बोलते हैं जिससे अकीटो उसके पास वाटर पावर को फील कर पा रहा था। इसके बाद सेंसेई बोलते हैं तुम्हारे अंदर बहुत पावर है लेकिन इसको यूज करने के लिए तुम अभी बहुत ही छोटे हो, तुम 15 साल की उम्र में ये ड्रैगन का शक्ति हासिल नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए तुम्हें हर दिन बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे कि तुम तुम्हारे अंदर का असली पावर को हासिल कर पाओ। इसके बाद अकीटो को पता लगता है कि उस दिन जो आदमी आया था वो उसका डैडी था। इसके बाद कुरुमा सेंसेई उसे खड़ा होने के लिए बोलता है और मोमोको सान के साथ याको और चतरो को उसके साथ जाने के लिए बोलता है। लेकिन याको और चतरो पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो मास्टर? सेंसेई बोलते हैं मैं उस सिनो आइलैंड पे जा रहा हूँ, उस 4th आइलैंड पे मैं जा रहा हूँ। 10 साल पहले मेरा मास्टर ने जो चीज करा आज मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। ये बोल के कुरुमा सेंसेई वहाँ से चला जाता है। इधर उस खतरनाक सा आइलैंड पे कुरुमा सेंसेई पहुंच गए हैं और अपने एक एक करके स्पेल बोलना चालू कर देता है। स्पेल बोलने के टाइम आका भी वहाँ पे पहुंच जाता है। आका आके बोलते तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? कुरुमा सेंसेई बोलते मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम बस पीछे खड़ा होकर ये सभी चीज देखते जाओ। आका नहीं बोलते ये चीज तो मुझे तुमसे कहना है, मैं उस चीज को हरा कर मेरा मास्टर का बदला लूंगा। आका नहीं बोलते ये वही जगह है जहाँ पे मेरा मास्टर मर गया था। कुरुमा सेंसेई बोलते हैं हाँ। तभी वहाँ का वोल्केनो जोर से ब्लास्ट होता है और उस जगह से वो फायर ड्रैगन जोर से बाहर निकलता है। तभी आकानी भी अपने स्पेल बोलता है और अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जल्दी से जल्दी उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए टूट पड़ता है। आकानी का पावर से ड्रैगन को कुछ भी नहीं हो रहा था लेकिन तभी कुरुमा सेंसेई भी अपने स्पेल बोलता है और उस ड्रैगन पे अपने पावर्स को यूज करता है। इसके बाद वो लोग प्लान करते कि वो लोग एक साथ उस पे अटैक करेगा। आकानी हारुकी सेंसेई को इशारा करता है, इससे हारुकी और आकानी एक साथ उस पे अटैक करता है। लेकिन तभी अचानक आकानी का पीछे से वो ड्रैगन बार करता है जिससे आकानी दूर जाके पत्थर से टकरा जाता है। इसके बाद से आकानी का हालत बहुत ही खराब हो गया था और हारुकी आकानी को वहाँ से उठा कर ले जाता है। तभी वो ड्रैगन एक फायर आरामितिमा के साथ डिकम्पोज हो गया था जिसके वजह से वो अभी बहुत ही खतरनाक हो चुका है। तभी वो ड्रैगन उन दोनों के ऊपर फायर को फेंकता है लेकिन अचानक कहाँ से अकीटो आ जाता है और अपने वाटर मैजिक को यूज करके उसके फायर को रोक देता है। वो सभी को देख के ये दोनों तो काफी हैरान हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो पे 1 के लाइक का एम है और मेरे साथ बात करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एक शानदार सा एक्शन एनीमे देखना है तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक और नया वीडियो पे।